आप सभी का हमारे चैनल राजवीर यादव फिजिक्स पर बहुत बहुत स्वागत है। हम 2014 की पूरक परीक्षा के पेपर की बात कर रहे थे। अब तक पिछले वीडियो में हमने यहाँ 13 क्वेश्चन तक के जो एक एक नंबर के क्वेश्चन थे उनका अध्ययन हमने कर लिया था। आज हम बात करते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की। देखिएगा, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर स्थित बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। क्लियर? ये 2 नंबर का है और ये पहले आ चुका है, इसलिए मैंने यहाँ रिपीट आर भी लिख रखा है और इसका सॉल्यूशन भी यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है क्योंकि इसको सॉल्यूशन हमने पहले लिख रखा है। अगला क्वेश्चन है, ये भी रिपीट है। ओम का नियम लिखिए। इस नियम को विद्युत क्षेत्र के आधार पर समतुल्य रूप में भी प्राप्त कीजिए। ये 2 नंबर का आया था। क्लियर? ये 2 नंबर का आया था और ये भी रिपीटेड है, इसलिए इसको भी पहले हमने कर रखा है, आप वहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, मीटर ब्रिज द्वारा प्रतिरोध मापन किस प्रकार किया जाता है? मापन की क्रियाविधि को समझाइए। ये भी 2 नंबर का है और ये भी रिपीटेड है। देखो इसका क्या पैटर्न है, देखो मैं इस लिख भी रखा है थोड़ा बहुत, इसमें पढ़ते हैं हम इसको। मीटर सेतु में 1 मीटर लंबा प्रतिरोध तार होता है। क्लियर? यह मैग्नन अथवा कांस्टेंटन नामक मिश्र धातु का बना होता है। इसमें प्रतिरोध बॉक्स आरबी तथा अज्ञात प्रतिरोध एस लगा रहता है। यहाँ पर ये एक मीटर सेतु है। मीटर सेतु की ये एल्यूमिनियम की पत्ती है, एक ये पत्ती है और एक ये पत्ती है। इस पॉइंट को ए नाम दिया है, इस पॉइंट को बी नाम दिया है, इस पॉइंट को सी नाम दिया है और लास्ट इस पॉइंट को डी नाम दिया है। तो ए और सी के बीच में ये 100 सेंटीमीटर लंबा प्रतिरोध तार लगा रहता है जो मैग्नन अथवा कांस्टेंटन नामक मिश्र धातु का बना रहता है। यहाँ इस पॉइंट ए और डी के बीच में एक प्रतिरोध बॉक्स आर भी लगा रहता है और यहाँ एक पॉइंट सी और पॉइंट डी के बीच में अज्ञात प्रतिरोध एस लगा रहता है। बिंदु डी के साथ एक जोकी लगा धारामापी जुड़ा रहता है और ये इसका जोकी वाला हिस्सा है जो तीर के निशान से द्वारा मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बिंदु ए और सी के बीच में चित्रानुसार एक लेक्लांसी सेल और प्रतिरोध कुंजी कैपिटल के लगी रहती है। क्लियर? अब हम करते क्या है कि जोकी को यहाँ से और यहाँ तक टच कराते हैं। टच कराने पर जहाँ पर हमें संतुलन की स्थिति प्राप्त हो जाती है, अर्थात धारा मापी का विक्षेप 0 प्राप्त हो जाता है, उस पोजीशन को ज्ञात करते हैं। माना बी पॉइंट पोजीशन पर ऐसा हो रहा है तो ए और बी के बीच में की दूरी माना एल है, तो बच गई जो 100 माइनस एल होगी। देखो आगे इसमें ये सब बातें इसमें लिख भी रखी है। बिंदु ए व सी के मध्य 1 मीटर का प्रतिरोध तार लगा होता है। वहाँ पर मैंने 100 सेंटीमीटर बोला था। 100 सेंटीमीटर जो कि 1 मीटर के बराबर होता है, इसलिए ये 1 मीटर का प्रतिरोध तार लगा होता है जो कि जे की सहायता से संतुलित लंबाई एल को ज्ञात करते हैं। माना यह बिंदु बी पर प्राप्त होती है, ये बिंदु बी है। यदि तार की इकाई लंबाई का प्रतिरोध रो है तो तार ए बी का प्रतिरोध होगा P बराबर रो एल। समीकरण नंबर फर्स्ट। क्लियर? ये हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट। अब BC तार की लंबाई चूंकि 100 माइनस एल लिखी थी हमने डायग्राम में, इसलिए उसका रेजिस्टेंस होगा Q बराबर रो गुणा 100 माइनस एल। समीकरण नंबर 2। क्लियर? अब व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से क्या हो जाएगा बेटा, P बटा Q बराबर R बटा S होता है। इस वजह से S बराबर हो गया Q अपॉन P गुणा R। समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे, हम समीकरण 1 और 2 का मान 3 में रख देंगे, तो ये हो गया S बराबर रो गुणा 100 माइनस एल बटे रो एल गुणा आर, या S बराबर हो गया 100 माइनस एल बटे एल गुणा आर। समीकरण 4। और समीकरण 4 की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर कि रेडियो तरंगों एवं सूक्ष्म तरंगों में अंतर लिखिए। रेडियो तरंगे क्या है? देखो, रेडियो तरंगे होती है बेटा, इनकी तरंग दैर्घ्य कुछ किलोमीटर से 30 सेंटीमीटर तक की होती है। रेडियो तरंगे वो ही हैं जिन पर रेडियो काम करता है और उसकी जो वेवलेंथ होती है वो काफ़ी अधिक होती है। कई की कुछ किलोमीटर से 30 सेंटीमीटर तक उसकी रेंज होती है। इन्हें इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। किन्हें? रेडियो तरंगों को।
इन तरंगों का उपयोग रेडियो तथा टेलीविजन संकेतों के प्रसारण में किया जा सकता है। टेलीविजन संकेत जो पहले एंटीना वाला सिस्टम था, DD1 चला करता था, उसमें ये तरंगे काम आया करती थी। लेकिन आजकल जो डिश वाला सिस्टम आ गया है, इसमें ये तरंगे काम नहीं आती है और इसमें सूक्ष्म तरंगे काम आती हैं। देखिएगा आगे, सूक्ष्म तरंगे किसे कहते हैं? ये तरंगे रेडियो तरंगों के सापेक्ष सूक्ष्म होती हैं, अर्थात छोटी होती हैं। इन तरंगों की तरंग दैर्घ्य 0.3 मीटर से 10⁻³ मीटर तक होती है। किनकी? सूक्ष्म तरंगों की। इनका उत्पादन इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे मैग्नेट्रॉन, क्लिस्ट्रॉन आदि द्वारा किया जाता है। क्लियर? इनका उपयोग राडार प्रणाली में किया जाता है। राडार प्रणाली मतलब जिसकी सहायता से ये दुश्मन के विमानों वगैरह का पता लगाते हैं, वो टेक्निक, उसे राडार टेक्निक कहते हैं। इसमें भी इस सूक्ष्म तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रोवेव ओवन में भी इसका उपयोग होता है। तो माइक्रोवेव ओवन होता है, उसके अंदर भी इन्हीं सूक्ष्म तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। और हमारे जो मोबाइल वगैरह जो काम करते हैं, ये भी सब इसी सूक्ष्म तरंगों पे काम करते हैं। 18 क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? इसकी आवश्यक शर्तें लिखिए। जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है वो क्या है, उसकी शर्तें हमसे पूछ रहा है। क्रांतिक कोण व अपवर्तनांक में संबंध लिखिए। क्लियर? ये 2 नंबर का आया था। देखो इसको, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? हालांकि जो ऑप्टिक्स वाला पार्ट था उसमें हमने पूर्ण आंतरिक परावर्तन को अच्छे से समझ भी लिया था, फिर यहाँ पर एक बार रिपीटेशन हो रहा है। इसमें क्या होता है कि ये कोई पृथककारी सतह है और इस पृथककारी सतह के नीचे जो है ये सघन माध्यम है और इसके ऊपर जो है विरल माध्यम है। और इसके लिए प्रकाश की जो किरणें हैं वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में एंटर करती हैं, अर्थात यहाँ से इसमें जाती है। क्लियर? अब यहाँ से इसमें जाती है तो देखो आप कि यहाँ ये प्रकाश की तरंग मान लीजिए, तो ये I1 एंगल पर कोई प्रकाश की किरण इस पे गिर रही है और ये अभिलंब का मैंने निर्माण कर रखा है। और आपको मालूम होगा जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तो वो अभिलंब से दूर हटती है, इसलिए ये अभिलंब से दूर हटकर इस प्रकार से चली जाती है। इसी प्रकार अगर मैं इस I1 की वैल्यू को थोड़ा और बढ़ा दूं तो ये जो एंगल बन रहा है, अपवर्तन कोण जो बन रहा है, ये थोड़ा और बढ़ जाएगा। तो अगर इसको इतना बढ़ा दूं कि अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए तो उस कोण को कहते हैं IC, जिसे हम क्रांतिक कोण भी कहते हैं। तो क्रांतिक कोण वह आपतन कोण होता है जिसके संगत अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। अब अगर मैं क्रांतिक कोण से भी अधिक आपतन कोण कर दूं तो ये जो अपवर्तन कोण है वो और अधिक बढ़ जाता है और अब ये वापस इस सघन माध्यम में आ जाता है। क्लियर? ये सब बातें यहाँ लिख भी रखी हैं, देखो आप। तो ये जो टकराकर देखो यहाँ पर ऊपर विरल माध्यम है, नीचे सघन माध्यम है और विरल से सघन से जब प्रकाश की किरण विरल में जाती है, आपतन कोण क्रांतिक कोण से जब अधिक है तो टकराकर ये वापस उसी माध्यम में लौट आता है। इस घटना को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो तथा आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो तो प्रकाश पृथककारी सतह से टकराकर वापस सघन माध्यम में लौट आता है, इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्लियर? इसकी आवश्यक शर्तें देखिए। नंबर 1, सबसे पहली शर्त है कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। नंबर 1, सघन से किस में जाना चाहिए? विरल में जाना चाहिए। नंबर 2, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। मतलब जो आपतन कोण है, या आपतन कोण का जो मान है वो क्रांतिक कोण से अधिक होगा, तभी तो टकराकर वापस लौटेगा ही। तो दूसरी शर्त है इसकी, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। एक बात ये हमसे और पूछ रहे थे इसी सवाल में कि क्रांतिक कोण C तथा अपवर्तनांक म्यू में संबंध लिखिए। तो ये आपको याद कर लेना, म्यू बराबर होता है 1/sin C। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का जो फॉर्मूला है ना वो यही है, कई बार मैचिंग भी करवाता है। तो आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन को म्यू बराबर 1/sin C से ही मैच करवाना है। इसको आप रट लें, हालांकि ये रिपीटेड है, फिर एग्जाम में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, दर्पण समीकरण 1/u प्लस 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f को व्युत्पन्न कीजिए। 2 नंबर का आया था, रिपीटेड है, पहले भी हमने इसको पढ़ लिया है, एक बार फिर ये आया है।
लेकिन आपको तो जो रिपीटेड क्वेश्चन हैं आपको अपनी कॉपी में उन्हें दोबारा लिखना है, और वो भी बिना देखे। वहाँ पीछे जाइए, रटिए, दोबारा उसको याद कीजिए, और फिर साफ साफ राइटिंग में हम इस फेयर कॉपी के अंदर, आप वाली फेयर कॉपी के अंदर इसको दोबारा नोट डाउन कीजिए। यही प्रॉपर मेथड है। 20वां क्वेश्चन है, देखो भी, किसी उभयोत्तल लेंस के दो फलकों की वक्रता त्रिज्याएं, कोई उभयोत्तल लेंस है उसके दो फलक हैं, उनकी वक्रता त्रिज्याएं 10 सेमी तथा 15 सेमी है। क्लियर? अर्थात R1 का मान 10 सेमी है और R2 का मान 15 सेमी है। इसकी फोकस दूरी वायु में क्या है? F की वैल्यू ये हमसे पूछना चाह रहा है। लेंस के कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। क्लियर? अपवर्तनांक क्या है बेटा? 1.5 है। देखो 1/f बराबर होता है म्यू -1, 1/r1 माइनस 1/r2। ये फॉर्मूला हम जानते हैं। क्लियर? अब इसमें सारी वैल्यू रख दीजिए। म्यू का मान तो 1.5 -1 हो गया, 1/r1 और 1/r2 तो 1/10 माइनस 1/15 हो गया। और इसको जब हम सोल्व करते हैं, सोल्व करने पर हमें f का मान 60 सेमी प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर मॉडल की परिकल्पनाओं को लिखिए और कक्षीय इलेक्ट्रॉन के वेग का सूत्र भी ज्ञात कीजिए। देखो भी, बोर मॉडल की परिकल्पनाएं भी रिपीटेड हैं और कक्षीय इलेक्ट्रॉन के वेग का सूत्र भी रिपीटेड है। दोनों के दोनों हमने पीछे लिख रखे हैं, आप वहां से नोट डाउन कीजिए। ये सवाल भी 2 नंबर का आया था। अगला क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के निष्कर्षों को लिखिए। पहला क्वेश्चन देखो, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग आपका थ्योरी में पढ़ा हुआ है। देखो यहाँ पर अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के निष्कर्ष या रदरफोर्ड का परमाणु प्रतिरूप क्या कहता है। देखो, इस प्रतिरूप के अनुसार प्रत्येक परमाणु में उसका समस्त धन आवेश तथा लगभग समस्त द्रव्यमान एक केंद्रीय भाग में होता है जिसे नाभिक कहते हैं। ये बात किसने कही थी? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने कहा था कि परमाणु के सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज वाला भारी वस्तु होती है जिससे टकराकर अल्फा कण वापस लौटते हैं, और उसको उन्होंने नाभिक बताया। और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि नाभिक की त्रिज्या लगभग 10⁻⁻15 मीटर की कोटि की होती है। कितनी होती है? 10⁻⁻15 मीटर की कोटि की। सेकंड नंबर, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं। नाभिक जो है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं। इलेक्ट्रॉनों का कुल ऋण आवेश नाभिक के धन आवेश के बराबर होता है। मतलब नाभिक के चारों ओर क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं, और इलेक्ट्रॉनों का जो ऋण आवेश है वो नाभिक के धन आवेश के बराबर होता है। ये बात भी रदरफोर्ड ने उस टाइम बता दी थी। अगली बात, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ये साथ में ये भी बताया। और वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाने के लिए जो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल है वो नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाले आकर्षण बल से प्राप्त होता है। ये बात भी उन्होंने बताई कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। नाभिक व इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाला आकर्षण बल इलेक्ट्रॉन को आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। क्लियर? अगला टॉपिक, अगला क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार के यूजफुल वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूं। आप ये बोर्ड के क्वेश्चंस कंप्लीट करें अपनी अलग कॉपी में। मैंने सारे क्वेश्चन जैसे 2012 के, 13, 14 और सप्लीमेंट्री 14 के जो पेपर हैं वो अपलोड कर चुका हूँ पहले वाले, तो 14 के फिलहाल चल रहे हैं। तो आप फेयर कॉपी लेकर प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ पहले 12 वाला पेपर कंप्लीट करें। सभी वीडियो मैंने प्ले लिस्ट में नंबर वाइज डाल रखे हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं, जिससे आपको मैक्सिमम फ़ायदा हो। धन्यवाद।